अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बादशाह वक्त। जैसा कि हम उस्मानी सुल्तानों के बारे में सीरीज़ जारी रखे हुए हैं, लेकिन ऐसे में एक ऐसी शख्सियत का नाम सामने आया जो उस्मानी सल्तनत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस्लामी सल्तनतों के वजूद के लिए काफ़ी अहम माना गया। जी हाँ, आज बात करेंगे इस्लामी दौर में बड़ी तबाही मचाने वाले चंगेज़ खान के उस पोते के बारे में जिसने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। आज बात करेंगे बरक़ खान के बारे में। एक ऐसे वक्त जब चंगेज़ खान के बाद हलाकू खान की क़यादत में मंगोल फ़ौज अपनी फतूहात का सिलसिला जारी रखे हुए थे, तब 1260 यानी 1260 ईस्वी में मिस्र की ममलूक सल्तनत ने मंगोलों की फ़ौज को एक जंग में ज़बरदस्त शिकस्त दे दी। इस शिकस्त में मंगोल फ़ौज को बड़ा नुकसान हुआ था। इस हार की खबर जब हलाकू खान को पहुंची तो वो सख्त नाराज़ हुआ। इस हार के बाद उसने हारी हुई फ़ौज के कई जर्नैलों को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन यह हार तो बस शुरुआत थी। आगे चलकर हलाकू खान को मज़ीद ऐसे वाक़यात से तो दो चार होना पड़ा, लेकिन मुसलमान हुकूमतों से मिल रही कड़ी टक्कर के बाद मंगोलों में इस्लाम के तय रग़बत पैदा हुई। उन्होंने मुतासिर होकर गौल के गौल इस्लाम को अपनाने का सिलसिला शुरू किया और मंगोलों में इस्लाम कबूल करने में सबसे आगे रहा खुद चंगेज़ खान का पोता बरक़ खान। बरक़ा ये लफ्ज़ तुर्क और मंगोल अल्फाज है। मंगोलियन लैंग्वेज में बर्क के मायने होते हैं स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत के, वहीं तुर्की में बर्क के मायने भी पावरफुल या ताकतवर के तौर पर होते हैं। बरक़ खान की तारीख़ पैदाइश के बारे में कोई दस्तावेज़ या सबूत नहीं मिलते, लेकिन ये ज़रूर पाया जाता है कि बरक़ खान की पैदाइश चंगेज़ खान के सबसे बड़े बेटे जोशी या जोजी खान के यहाँ हुए। कहा जाता है कि बरक़ खान के वालिदा खान सुल्तान या सुल्तान खातून ख़वारिज़म के बादशाह मोहम्मद दुअम की बेटी थी, जिन्हें कब्ज़े में ले लिया गया था। साल 1229 में जब मंगोल सल्तनत के बादशाह के तौर पर ओगदाई खान या ओक्ताई खान की ताजपोशी की तकरीब मुनक़्क़द की गई थी, तब बरक़ खान और उनके कई भाई उस तकरीब में मौजूद थे। ये तो था बरक़ खान के बारे में तारीख़ में दर्ज उनके वजूद की कहानी। बहरहाल आइए आगे बढ़ते हैं और अब बताते हैं कि ख़तरनाक मंगोल सल्तनत में इस्लाम के चिराग को रोशन करने वाले बरक़ खान ने खुद इस्लाम कब कबूल किया। सन 1252 का दौर था। बरक़ खान उस वक्त बुखारा, जो आज उज़्बेकिस्तान का 5वां सबसे बड़ा शहर है, वहाँ मौजूद थे। फ़ौजी मुहिम पर मौजूद बरक़ खान की मुलाकात बुखारा शहर में मुस्लिम ग्रुप कारवां से हुई। कारवां उस वक्त सूबों की सरहदों की हिफाजत पर मामूर थे। बरक़ खान ने कारवान के अरकान के साथ मुलाकात के दौरान मुसलमानों के अक़ीदे के बारे में कई सवाल पूछे। इस्लाम से मुताल्लिक़ पूछे गए सवालों के जवाब, इस्लामी तालीमात और अक़ीदे ने बरक़ खान को बहुत मुतासर किया। इसके बाद बरक़ खान ने फ़ैसला किया कि वो इस्लाम ज़रूर कबूल करेंगे और इस्लाम की तालीमात को भी आम करेंगे। बरक़ खान ने न सिर्फ खुद बल्कि अपने भाई तख़त तैमूर को भी इस्लाम कबूल करने के लिए आमादा कर लिया। 1 रजब 660 हिजरी को चंगेज़ खान के पोते बरक़ खान ने अपने और अपनी कौम के मुशर्रफ इस्लाम होने का ऐलान करते हुए एक लेटर मिस्र के सुल्तान रुकनुद्दीन बैबरस को लिखा। इस लेटर में बरक़ खान ने न सिर्फ अपने और साथियों के बल्कि अपनी कौम के भी इस्लाम कबूल करने की बात कही, बल्कि मिस्र के सुल्तान को ये भी बताया कि वो मंगोल सल्तनत के बादशाह और अपने चचाजाद हलाकू खान के ख़िलाफ़ जिहाद के लिए तैयार है और इस मकसद के लिए मिस्र यानी इजिप्ट से इत्तेहाद करना चाहता है। मंगोलों के हमलों से तबाह हो रही इस्लामी सल्तनत को बरक़ खान का इस्लाम की आगोश में आना ऐसा ही था जैसे जंगल में भड़कती आग के वक्त अचानक तेज़ और मूसलाधार बारिश आ जाना। फिर क्या था, मिस्र के सुल्तान बैबरस ने यह बरक़ खान की पेशकश बखुशी कबूल की। साथ ही हरमैन शरीफैन के अइम्मा किराम को बरक़ खान के लिए दुआएं करने के लिए भी कहा। इसके अलावा तमाम शहरों की मसाजिद में ये फरमान जारी कर दिया गया कि जुमा के खुतबे में खलीफा और सुल्तान के बाद बरक़ खान के लिए भी दुआ की जाए। बरक़ खान इस्लाम की आगोश में एक ऐसे वक्त आए जब मंगोलों के अलावा ईसाई सल्तनतों ने भी इस्लामी सल्तनतों पर कब्ज़े के लिए साजिशें और सरगर्मियाँ शुरू कर दी थी और चंगेज़ खान के पोते बरक़ खान का अपनी पूरी कौम के साथ इस्लाम कबूल करना ख़तरे में पड़े इस्लाम के वजूद के लिए एक नेमत साबित हुआ। इसलिए बरक़ खान के लिए हरमैन व शरीफैन में दुआएं करने की हिदायत भी की गई थी। बरक़ खान की सल्तनत क़फ़क़ाज़ के कोहिसारों से बल्गारिया की हदूद तक वसी थी। शव्वाल
660 हिजरी बमुताबिक सितंबर 1262 में हलाकू शाम और मिस्र पर दोबारा हमले की तैयारी कर रहा था कि बरक़े खान की फौज खुफकास के फलकबोज दर्रों से नमूदार होने लगी। ये देखकर हलाकू खान को शाम की मुहिम पोस्टपोन करके बहर क़ज़र की तरफ फौज भेजना पड़ी। इस लश्कर ने दरियाए तैरक अबूर करके बरक़े की फौज को वक्ती तौर पर तो पीछे ढकेल दिया था, लेकिन बरक़े खान के भतीजे नोगाई के जवाबी हमले में हलाकू का लश्कर दरहम बरहम होकर पीछे हटते हुए दरियाए तैरक तक आ गया। उस वक्त मौसम सरमा अपनी इंतहा पर था। दरिया की सतह जो सख्त सर्दी से जम चुकी थी, लश्कर के बोझ से टूट गई और तातारियों की बड़ी तादाद डूब कर मर गए। इस तबाही में हलाकू खान का एक बेटा भी मारा गया। इसके अलावा हलाकू खान खुद भी पीछे हटने पर मजबूर हुआ और उसने मजबूर होकर बहरे आज़रबाईजान के एक जजीरे में पनाह ले ली। इसके बाद हलाकू की एलकानी और बरका की ज़र्रीक़ील सल्तनतों में झड़पों का दायरा ईस्ट तक फैल गया। हलाकू ने गर्जिस्तान और आर्मीनिया के ईसाइयों को साथ मिलाकर ज़र्रीक़ील के बॉर्डर्स पर हमले शुरू किए। जवाब में बरक़े खान ने न सिर्फ रूसियों को अपनी फ़ौज में भर्ती किया, बल्कि सेंट्रल एशिया तक तसल्लुत हासिल कर लिया। समरकंद व बुखारा के मुसलमान जौक दर जौक बरक़े खान की फ़ौज में शामिल होने लगे। बहर क़ज़र के साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट में इन दोनों सल्तनतों के दरमियान मुसलसल झड़पें होती रहीं। हलाकू ने फ़ारस को फतह करने के बाद 1258 में बगदाद को तबाह किया, मेसोपोटामिया को मंगोल सल्तनत में शामिल किया, लिवेंट और ममलूक सल्तनत की तरफ बढ़ा और उसने ममलूक सल्तनत के खिलाफ जारहियत की जंग शुरू कर दी। बल्कि मुस्लिम सरजमीन पर हलाकू के गैज़ व गज़ब से नाराज़ हो गया और एक इब्तिदाई इक़दाम के तौर पर अपने भतीजे नोगाई खान को हिदायत की कि वो जंग की माली एआनत यानी फाइनेंशियल एड के लिए माल गनीमत जमा करने के लिए 1259 में पोलैंड पर छापे मारे। हलाकू की खिदमत में जोजिक़ानी शहजादों की मशकूक मौत, जंगी गनीमतों की गैर मसावी तकसीम और हलाकू के मुसलमानों के कत्लेआम ने बरक़े खान का गुस्सा बढ़ाया, जो 1259 या 1260 में हलाकू खान की हुक्मरानी के खिलाफ जॉर्जियाई बादशाहत की बगावत की हिमायत करने पर गौर कर रहा था। बरक़े ने भी मिस्र के ममलूकों के साथ हलाकू के खिलाफ इत्तेहाद कायम किया और उसने कुबलाई के हरीफ ख़ान आज़म के दावेदार आरिक बोके की हिमायत की थी। ये वो वक्त था जब उस वक्त की अजीम मंगोल फ़ौज दो हिस्सों में बट रही थी। बरक़े खान के सिपाही ईमान व यक़ान से भरपूर थे, जबकि हलाकू की फ़ौज के सामने खूनरेज़ी के सिवा कोई हदफ या टारगेट नहीं था। इसके सिपाही पस्त हिम्मत होकर मुंतशिर होने लगे। बहुत से सुल्तान बैबरस की तलवार से खौफज़दा हो चुके थे और बहुत से बरक़े खान के कबूल इस्लाम के बाद तौहीद की तरफ राग़िब हो रहे थे। मंगोल या तातारी फ़ौज अब इस्लाम दुश्मन और इस्लाम दोस्त में बढ़ चुकी थी। इस्लाम दोस्त तातारी खुद को बरक़े खान की तरफ मंसूब करने लगे। उनमें जो शामी सरहदों के आसपास थे, उन्हें बरक़े खान की दूर दराज मुमलिकत की बजाय मिस्र जाना बेहतर महसूस हुआ। चुनांचे हज़ारों तातारी मिस्र की तरफ मुंतकिल होने लगे। सुल्तान को इत्तला मिली तो तमाम शहरों के गवर्नरों को हुक्म दिया कि उनकी पूरी तरह मेहमानी और दिलजोई की जाए और ज़ादे सफ़र यानी सामान सफ़र देकर मिस्र भेज दिया जाए। कुछ दिनों में तातारियों के कई गिरोह मिस्र पहुँचे और सुल्तान से अमान तलब की। ये तारीख़ में पहला मौका था कि तातारी किसी गैर कौम से अमान मांग रहे थे, वरना इससे पहले उनके यहाँ ऐसी कोई मिसाल नहीं थे। मंगोल या तातारी सिर्फ मारना या मरना जानते थे। सुल्तान ने उनकी बहुत बड़ी ज़ियाफ़त की यानी दावत की, इनाम व इकराम से नवाजा और रिहाइशें दी। उनकी बड़ी तादाद मुशर्रफ़ इस्लाम हो गए। इस तरह एक सफ़ाक फ़ातह कौम अमन के अलमबरदार इस्लाम में दाखिल होती चली गई। अल्लामा इकबाल ने तातारी मंगोलों को फितने तातार का नाम देते हुए और बरक़े खान के मुसलमान होने पर यह शेर लिखा है: आया योरिश तातार के अफसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। प्रोग्राम बादशाह वक्त में आज बस इतना ही। देखते रहिए BBN चैनल।